हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? आंसर हो जाएगा मसूरी में। तो उत्तराखंड के मसूरी में अभी हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज जी। तो उनके द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो मसूरी के सुरम्य शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है इस संग्रहालय का? तो जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। इस संग्रहालय का जो नाम है वो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम भी रखा गया है। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहां पर बात आ रही है कार्टोग्राफी की। तो कार्टोग्राफी क्या कहलाती है? तो मानचित्र बनाने की जो कला है और मानचित्र बनाने के जो सिद्धांत है उनको सीखना, उनका अध्ययन करना कहलाता है कार्टोग्राफी। इसलिए इसे मानचित्र कला भी कहा जाता है। अब यहां पर बात आई है 2023 में प्रथम। तो 2023 की प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया था? ओडिशा टीवी ने। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां से होगा? हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन है? वायनाड, जो कि केरल के अंतर्गत आता है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की यहां पर 70 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? आंसर हो जाएगा कैमूर में। तो बिहार के कैमूर जिले के भीतर दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में बाघों की जो कुल आबादी है वो 54 है। तो सरकार ने इन्हीं आंकड़ों को देखा है कि बिहार में बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब कैमूर में भी एक टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, क्योंकि कैमूर में पहले से कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 986 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य बाघ, तेंदुआ और चिंकारा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब कैमूर में भी एक टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे अधिक बाघ आबादी वाले टाइगर रिजर्व। तो 2023 में जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर 260 बाघ हैं। बांदीपुर में, जो कि कर्नाटक में है, यहां पर 150 टाइगर हैं और नागरहोल, जो कि कर्नाटका में है, यहां पर भी 141 बाघ हैं और बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां पर 135 बाघ हैं। तो ये है दोस्तों सबसे अधिक बाघ आबादी वाले टाइगर रिजर्व। दोस्तों, अब हम यहां पर बात करते हैं कि देश में कितने टाइगर हैं वर्तमान में। तो अगर हम 2022 की गणना की बात करें तो भारत में 3682 बाघ हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है और उनकी संख्या कितनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2006 में ये बाघ थे 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और 2018 में यह संख्या 2967 पहुंच गई थी और अब 2022 में 3682 संख्या हो गई है। बिहार की बात आई है तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को
राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। दोस्तों बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये चंपारण जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी करती हैं, तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है अभी हाल ही में, ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इसमें 108 देशों और रीजन की 1904 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी, जिसमें पहले स्थान पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। तो ये 3 आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं भारत की यूनिवर्सिटी की, तो इस बार भारत की 91 यूनिवर्सिटी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल की गई हैं और इसमें IISc बेंगलोर जो है वो 2017 के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो यह एक ब्रिटिश पत्रिका है जो विशेष रूप से हायर एजुकेशन से रिलेटेड समाचार और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट और रैंक की बात आई है तो 2023 की जो रिपोर्ट और रैंक हैं जो अभी हाल ही में जारी की गई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है, ग्रीन ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु सबसे आगे है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 56वें स्थान पर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हर 5 में से 1 शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। तो इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इन्फोसिस 64वें स्थान पर रहा है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत 30वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर पहले स्थान पर रहा है। तो ये है अभी हाल ही में जारी की गई कुछ प्रमुख रिपोर्टें और रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूविज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? आंसर हो जाएगा जीलैंडिया। तो दोस्तों अब आप याद रखिएगा 8वें महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया है। ये जीलैंडिया है कहां? तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दोस्तों इसी के बगल में ये छोटा सा एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है न्यूजीलैंड और ये जो क्षेत्र फैला हुआ है ये पूरा क्षेत्र है जीलैंडिया, यानी कि जो न्यूजीलैंड है वो जीलैंडिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है इसका अधिकतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो न्यूजीलैंड वाला भाग है यही उभरा हुआ भाग दिखाई देता है और कुछ और छोटे छोटे से द्वीप हैं ये यहां पर दिखाई देते हैं, ये जीलैंडिया का ही हिस्सा है। तो ये महाद्वीप है दोस्तों जीलैंडिया महाद्वीप। तो लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। इस महाद्वीप का नाम रखा गया है जीलैंडिया। इसकी खोज साल 2017 में ही की गई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसका मैप जारी किया है जो अभी हमने समझाया है। दोस्तों जीलैंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे छोटे से द्वीप मौजूद हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह जो महाद्वीप है ये गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जीलैंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। तो इस प्रकार की जानकारी दी है वैज्ञानिकों ने। रिपोर्ट के अनुसार जीलैंडिया 1.89 मिलियन वर्ग मील का एक विशाल महाद्वीप है। दोस्तों ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये मेडागास्कर से लगभग 6 गुना बड़ा है। इस महाद्वीप की खोज सबसे पहले साल 1642 में नीदरलैंड के नाविक एबेल तस्मान के द्वारा की गई थी। दोस्तों एबेल तस्मान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड, फिजी ऐसे छोटे छोटे से द्वीपों की खोज की थी। लेकिन दोस्तों जो एबेल तस्मान थे वो जीलैंडिया महाद्वीप तक पहुंच नहीं पाए थे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए थे। चलिए दोस्तों अब हम दुनिया के 8 महाद्वीपों को एक बार और देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर इसके बाद आता है यूरोप और फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका और ये दोस्तों यहां पर है जीलैंडिया।
तो ये है दुनिया के 8 महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाईकुन या नरह्वाल नाम की स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो अभी हाल ही में ताइवान के द्वारा हाईकुन या नरह्वाल नाम की एक स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की गई है। तो ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी को लॉन्च किया है और इसका अंग्रेजी में नाम है नरह्वाल और मंदारिन में इसका नाम है हाईकुन। इसका नाम एक पौराणिक विशाल मछली के नाम पर रखा गया है जो कि उड़ भी सकती थी। दोस्तों, नरह्वाल के 2025 में सेवा में आने की उम्मीद है, यानी कि 2025 से इसको सेवा में लाया जा सकता है और ताइवान के द्वारा यह कहा गया है कि 2027 तक कम से कम 2 ऐसी पनडुब्बियां और विकसित की जाएंगी। दोस्तों, अब हम मैप में देखते हैं कि ये ताइवान कहां पर स्थित है। तो ये है चाइना और ये है दोस्तों ताइवान। तो ताइवान और चाइना में एक भी नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो चाइना का कहना यह है कि जो ताइवान है ये चाइना का ही हिस्सा है और ताइवान का कहना यह है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस प्रकार से इन दोनों देशों के बीच लड़ाई चलती रहती है। दोस्तों, ताइवान की बात करें तो ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे, राष्ट्रपति है साई इन वैन और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और अभी हाल ही में ताइवान ने एक घोषणा की थी कि वो भारत में अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलेगा। तो ये अभी हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। तो इस पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो 10 साल तक रजिस्टर्ड श्रमिक के रूप में काम करते रहे हैं तो उनको 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और ये जो पेंशन है ये जीवन पर्यंत दी जाएगी। तो दोस्तों, श्रमिकों की मदद करने के लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई है। बात आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी है इसकी रायपुर। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री है टी.एस. सिंहदेव। यहां पर विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर हम इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती है। अब हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन को जारी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली अभी हाल ही में मनाया गया है। छत्तीसगढ़ ने हमार सुघर लाइका अभियान भी शुरू किया है। तो ये है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियन गेम्स चाइना में चल रहा है, ये सभी को पता है। तो इसके 6वें दिन हरियाणा की पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा इसी एशियन गेम्स में किरण बालियान ने शॉर्ट पुट स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और दोस्तों, किरण बालियान कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये कौन है? किरण बालियान है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि भारत ने 6वें दिन कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो भारत ने टेनिस में पुरुषों के डबल्स में सिल्वर मेडल जीता है। ईसा सिंह ने शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। पलक गुलिया ने शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और भारत ने स्क्वैश में महिलाओं की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा किरण बालियान ने एथलेटिक्स में महिलाओं के शॉर्ट पुट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये हैं 6वें दिन के मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत राज्य के 95,767 गांवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है, यानी 100% गांवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ODF का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, खुले में शौच से मुक्त को कहा जाता है ODF,
यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है। तो दोस्तों ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखा है। आज तक देश भर में लगभग 75% गांवों ने अपने आप को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, यानी कि 4.4 लाख गांवों ने अपने को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। ऑपरेशन कन्वेक्शन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, तो उसने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान सूरत का रहा है और तीसरे स्थान पर आगरा रहा है। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, उसके बाद तमिलनाडु है और फिर तीसरे स्थान पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कितने समय के लिए अफिस्पा को बढ़ाया गया है? तो अफिस्पा एक प्रकार का कानून है, तो इसको अभी हाल ही में 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। याद रखिएगा कि जब इस कानून को बढ़ाया जाता है तो ये 6 माह के लिए ही बढ़ाया जाता है। तो मणिपुर में हिंसा के बीच अफिस्पा का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें यह बताया गया है कि मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि जो अफिस्पा कानून है उसको लागू किया गया है और ये जो कानून है ये 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कितने राज्यों में ये अफिस्पा कानून लागू है। तो अफिस्पा कानून को समय समय पर देश के कई राज्यों में लागू किया गया है, जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इन राज्यों में समय समय पर लगाया गया है। तो यह जो कानून है ऐसे राज्यों में या ऐसे क्षेत्र में लगाया जाता है जहां पर अशांति फैली हुई होती है। दोस्तों ये अफिस्पा कानून क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बोला जाता है। तो जैसे इसका नाम ही क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं उनको एक स्पेशल पावर दिया जाता है इस कानून के अंतर्गत। तो इस कानून को 11 सितंबर 1958 को पास किया गया था और ये जो कानून है अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 40। एम एस स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हरित क्रांति। रोशीबिना देवी ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। नूर 3 उपग्रह को किस देश ने कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ईरान ने। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? गोकुल सुब्रमण्यम। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। भारतीय वायुसेना को HAL से कौन सा विमान मिला है? तो डॉर्नियर 228। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? 56। भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली किस टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? गूगल। आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 2 पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। मैगस्थनीज यूनान का था, ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। डाइमैक्स सीरिया का था, ये 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के समय आया था। फाहियान चाइना का था, ये 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय आया था। हैंगशोंग चाइना का था, ये 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय आया था।
मार्को पोलो इटली का था, ये 1288 ईस्वी में कयाल पांड्य के समय आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और निकोलो कॉन्टी ये इटली का था, ये 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय आया था। तो ये हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 8 अक्टूबर। तो लगभग सभी लोगों ने 8 अक्टूबर बताया है। और दोस्तों बीच में आपसे कहा गया था कि सितंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं तो उनको आप बताइएगा जितने आपको याद हों। तो रविशंकर जी ने सभी डे बताए हैं जितने उनको याद थे। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।